हेलो बच्चों, मैं आमिर जिंदर और हम लोग आज स्टडी करेंगे मॉडर्न फिजिक्स। बच्चों मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स पढ़ लिया था। आज हम मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका बहुत वेटेज भी होता है और ये बहुत सिंपल भी है। अगर आप बहुत ध्यान से मेरी बातों को बहुत ढंग से सुनते रहेंगे, मन में रखेंगे, समझते रहेंगे तो डेफिनेटली बहुत ईजी आपको ये लगेगा। तो मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं एक कहानी, एक स्टोरी सुनाता हूं आपको कि किस तरह से हम लोग इस फिजिक्स को, इस मॉडर्न फिजिक्स को सीखेंगे और कैसे कैसे हम इसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो ये लाइट की स्टडी है। अब लाइट की स्टडी हमने पहले पढ़ ली थी, तब हम बात करते थे रे ऑप्टिक्स यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। उस टाइम पे जो साइंटिस्ट न्यूटन थे, उन साइंटिस्ट न्यूटन ने कहा कि भाई जो लाइट है वो लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर होता है। पार्टिकल नेचर से मतलब क्या कि भाई जो लाइट है वो पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल करती है। वो उसको उसने कहा, न्यूटन ने कहा कि उसको हम पार्टिकल भी नहीं कह सकते, इतना छोटा पार्टिकल होता है कि उन्होंने उसका नाम रख दिया, दैट इज कॉर्पस्क्यूल। और उस थ्योरी का नाम क्या दिया? कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। और हम वो चीजें पढ़ते रहे। लेकिन कुछ साल बाद कुछ साइंटिस्ट आए, हाइजन। अब वो हाइजन साइंटिस्ट जो है, उन हाइजन साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो अब न्यूटन बता रहे हैं, न्यूटन साहब की भाई ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता है, ये सब होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फिजिक्स नहीं, ये तो एक जो लाइट है वो लाइट तो बेसिकली एक वेव नेचर है। यानी कि लाइट किसी भी गोली की तरह सीधी सीधी नहीं चलती है, लाइट तो सिर्फ पानी की तरह फैलती है, वो तो वेव नेचर है। और उन्होंने ये बताया कि भाई इस तरीके से हम लोग इसको ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन वो सब थ्योरेटिकल था और कहा भी जाता है हाइजन्स वेव थ्योरी। अब हाइजन्स वेव थ्योरी पर लोगों ने भरोसा नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं भाई आप प्रूव करके बताइए ऐसा कैसे है। फिर ऊपर से उन्होंने ये भी बात बोल दी थी कि भाई अगर मान लीजिए यहां से आप एक वेव भेजेंगे तो यहां पर दूसरे भेजेंगे, वो यहां पर तो कभी ब्राइट होगा कभी डार्क होगा। अब ये जो सब बातें बोली उससे लोगों को भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि भाई आप प्रूव करके बताइए कि क्या सच में वेव नेचर ही एग्जिस्ट करता है, क्या लाइट के पास वेव नेचर होता है। तो इस बात को वो तो हाइजन तो नहीं प्रूव कर पाए, लेकिन उनके चेले थे, उनके जो यंग्स थे, यंग चेले ने क्या बताया था कि भाई हाँ हम लोग इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उस उन्होंने बताया था इंटरफेरेंस से कि हाँ जरूर लाइट पास वेव नेचर ही होता है। सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन बताया गया, पोलराइजेशन के बारे में बात की गई, यानी कि इवन ईएम वेव का कॉन्सेप्ट लेकर के अपने जो मैक्सवेल साहब है वो भी वहां पर आ गए कि अबे लाइट के पास तो वेव नेचर ही है, लाइट के पास तो हम लोग क्या कहेंगे कि उसके बाद तो वेव नेचर ही है। लेकिन फिर दोबारा से अब चेंज आया और इस चेंज में बोला गया कि नहीं, लाइट के पास वेव नेचर नहीं है, लाइट के पास पार्टिकल नेचर ही है। और उसको पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ साइंटिस्ट आ गया है। उन्होंने कहा कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है और उस पार्टिकल को कॉर्पस्क्यूलर नहीं कह के हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं फोटोन। यानी कि अब जो कंडीशन थी वो ये कंडीशन आ गई कि पहले न्यूटन ने कहा ऐसा है, उनको फिर हाइजन ने इंप्रूव किया कि वेव नेचर है। अब फिर दोबारा से जब साइंटिस्ट पार्टिकल की बात करने लगे तो फिर बाकी लोग ऐसा बोले भाई हम आपकी बात नहीं मानने को रेडी, क्योंकि पहले न्यूटन बहुत ही जाने माने इंसान है, वो उन्होंने जो बात बताई थी वो उनकी गलत हो गई। क्योंकि वेव के अंदर हाइजन और उसके जो चेले थे उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बता दिया था कि नहीं ये तो वेव नेचर है। अब फिर दोबारा से आप ये कह रहे थे, उन्होंने कहा फिर इसका क्या, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, यानी कि जो वेव नेचर के बारे में बात हुई है उसका क्या, उसको हम लोग कैसे समझेंगे, उसको हम कैसे भूल जाएं कि हाँ ये वाली चीज थी। तो उनकी बात को मानने के लिए रेडी नहीं। तब इस तरह का झगड़ा चल ही रहा था कि भाई उन्होंने कह दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके एक्सपेरिमेंट होता है, उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम लोग, उसमें केवल हमें पार्टिकल नेचर यानी कि हमें वो क्वांटम नेचर ही चाहिए। और उसने फोटोन की टर्म्स में चीजें बता दी कि फोटोन ऐसे होता है। तो जैसे यहां एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, इधर वेव वाले खड़े थे, उधर पार्टिकल वाले खड़े थे, वो झगड़ा कर रहे थे कि ऐसा है वैसा है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, इंटरफेरेंस हो सकता है, डिफ्रैक्शन हो सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत सारी बातें चल रही थी। फिर एक साइंटिस्ट आया, डी ब्रोए, जिनको तुम डी ब्रोगली कहते हो, वो बोले उन दोनों कि भाई ऐसा नहीं है, जो आप बातें कर रहे हो, आप कह रहे हो कि लाइट के पास वेव है, आप कह रहे हो लाइट के पास पार्टिकल नेचर है, आप दोनों ही सही हैं। यानी कि आप अगर ये कहते हैं कि वेव है तो ठीक है, वेव भी है, आप कहते हैं पार्टिकल है तो पार्टिकल है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि आपका जो पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ होती है और आपकी जो वेव है उसके पास मोमेंटम होता है। तो अगर इसके पास मोमेंटम होता है वेव के पास, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट करता है, और इसके पास अगर इनका कोई पार्टिकल उसकी वेवलेंथ होती है इसका मतलब क्या है, वहां पे वेव एग्जिस्ट करती है। यानी कि दोनों चीजें ही सही हैं। और उन्होंने फिर एक नई थ्योरी को जन्म दिया, दैट इज डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और वो चैप्टर हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो डुअल नेचर एंड मैटर एंड रेडिएशन को हम लोग स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग उसकी और डिटेल में बातें करेंगे, क्योंकि तो सरफेस की स्टडी है। डुअल नेचर में केवल सरफेस की बात करेंगे, सरफेस पे ऐसे यहां से फोटोन आया, टकराया, इलेक्ट्रॉन वगैरह एमिट हुए। उसके बाद हम उसके और अंदर जाएंगे, डीप में जाएंगे, तो फिर हम पढ़ेंगे एटम कि एटम की कहानी क्या है और डिटेल में समझे। तो फिर एटम से पढ़ते पढ़ते, एटॉमिक फिजिक्स पढ़ते पढ़ते हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर जाकर देखेंगे एटम के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। अब उसको न्यूक्लियाई नाम दिया गया, यानी कि हम न्यूक्लियर फिजिक्स सीखेंगे, तब हम एटॉमिक फिजिक्स सीख लेंगे, डुअल नेचर सीख लेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स सीख लेंगे। फिर हम कहेंगे भाई यार अब इन सबको करके तुमने क्या कर लिया,
तो जवाब आएगा कि इन सबको करके हमने क्या बनाया, इन सबको करके हम लोगों ने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाए। जो भी डिवाइसेस आप यूज कर रहे होते हैं, आप मोबाइल फोन कर रहे हैं, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, सब क्या है, ये सब के सब फिर क्या बनाए गए, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाए गए। तो ये जो डी ब्रोई ने बोला कि भाई दोनों ही नेचर है, कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, तो हम भी चलो स्टार्ट करते हैं कि कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। तो मॉडर्न फिजिक्स का सबसे पहला पार्ट ड्यूअल नेचर वाला पार्ट, यानी कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, कि अपने इस नेचर के पास बेसिकली दोहरी बातें हैं कि उसके पास रेडिएशन भी है, उसके पास पार्टिकल नेचर भी है। तो पार्टिकल और वेव दोनों एक जैसी कहानी है। रेडिएशन के पास मास भी होता है, इधर पार्टिकल के पास वेवलेंथ भी होती है। तो उस कहानी को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं इस मॉडर्न फिजिक्स की किस टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक अपना है फोटोन। फोटोन से क्यों स्टार्ट कर रहा हूं मैं, क्योंकि उन्होंने पहले पार्टिकल नेचर कॉर्पस्कुलर थ्योरी, फिर उसके बाद वेव थ्योरी, फिर उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब फोटो से वर्ड आया, तो यानी कि लाइट का एक ऐसा पार्टिकल जो एनर्जी कैरी करता है, दैट इज फोटोन। फोटोन ऐसा बोला गया बच्चों कि भाई मान लीजिए आपसे पूछा गया कि इसका नाम फोटोन क्यों पड़ा, तो एनर्जी पार्टिकल है, जैसे एनर्जी पार्टिकल जितने भी अपने नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उनको पीछे ऑन लगा देते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे क्या फोटोन, क्योंकि उसके पास लाइट की एनर्जी है। तो व्हाट इज फोटोन, दैट इज बेसिकली पैकेट ऑफ एनर्जी, दैट इज पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी। तो ये जो पूरा पैकेट है फोटोन, इस फोटोन के पास एक एनर्जी होती है। साइंटिस्ट प्लैंक ने इसकी एनर्जी के बारे में बात की कि भाई इसके पास कितनी एनर्जी होती है, क्या एनर्जी होती है। तो वो जो एनर्जी की बात हुई, दैट एनर्जी E इज इक्वल टू, उन्होंने कहा, और उनका कांस्टेंट H, दैट इज प्लैंक कांस्टेंट इनटू म्यू, दैट इज प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड दैट इज द फ्रीक्वेंसी। ये आपने केमिस्ट्री में भी सीखा होगा, क्लास आई थिंक 11th में। दैट इज दिस, ये उन्होंने कह दिया कि भाई एनर्जी फोटोन, व्हाट इज फोटोन, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, उसके पास कितनी एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी के बारे में उन्होंने बोल दिया, दैट इज एच म्यू। अब यहां से बात आगे बढ़ी और कहा कि भाई इस एच म्यू को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं, तो दैट म्यू कैन बी रिटन एज व्हाट, c अपॉन लैम्बडा, वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो यहां से ये रिजल्ट बन गया h c अपॉन लैम्बडा। ये एक और रिजल्ट हमारे पास आया। ये रिजल्ट किसका है, ये भी हमारा एनर्जी का ही रिजल्ट है, ये भी हमारा एनर्जी का रिजल्ट है। और अगर मैं छोटे छोटे टर्म्स में, क्योंकि आप h की वैल्यू पुट करेंगे 6.63 करके 10⁻34, c की वैल्यू पुट करेंगे 3 × 10⁻8, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप लैम्बडा की वैल्यू पुट करेंगे। सिंपली अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो एनर्जी के कैलकुलेशन के लिए आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगा एक नंबर 12400 बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ अगर एंगस्ट्रॉम में दे रखी है तो आप डायरेक्ट उसका मल्टीप्लिकेशन दिस, दैट इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में आपकी एनर्जी का आंसर आ जाएगा। सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको नहीं दे रखा भाई, एंगस्ट्रॉम में नहीं दे रखा, मुझे नैनोमीटर में दे रखी है, तो क्या करेंगे, तो सिंपल, दैट इज, इसको कई बार 1242 भी कहते हैं लोग, दैट इज डिवाइडेड बाय व्हाट, दैट इज डिवाइडेड बाय लैम्बडा, बट लैम्बडा इन व्हाट, लैम्बडा इन नैनोमीटर्स, दैट्स इट। तो ये जो पूरी कहानी है, इस पूरी कहानी में एनर्जी कैलकुलेट करने का ये जुगाड़ होता है। एनर्जी हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। किसकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं भैया ये, तो हम ये एनर्जी कैलकुलेट करते हैं फोटोन की। तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला हमारे सामने आ गया। अगर मैं आपसे बात करूं कि मान लीजिए कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है किसी भी मेटेरियल पर, किसी भी मेटल पर, और उसकी वेवलेंथ दे रखी थी, दैट वेवलेंथ इज इक्वल टू 12400 एंगस्ट्रॉम, ये इसकी वेवलेंथ दे रखी थी। देन व्हाट अबाउट द एनर्जी, व्हाट अबाउट द एनर्जी ऑफ दैट फोटोन, वेरी सिंपल यार, वेरी सिंपल, E इज इक्वल टू व्हाट, 12400 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम वॉट। अरे यार इतना सिंपल क्वेश्चन, दैट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कोई दिक्कत दुविधा है क्या, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब आप डायरेक्टली यहां से जो एनर्जी का फॉर्मेट मैं पढ़ाता जा रहा हूं, उस एनर्जी के फॉर्मेट में आपको क्या करना था, जस्ट वैल्यू पुट करनी थी कि कब हम वेवलेंथ की वैल्यू क्या पुट करेंगे और किस तरीके से उसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट द फोटोन एंड द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो भाई अब उस फोटोन की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती होंगी, क्या क्या प्रॉपर्टीज उसकी, क्या क्या कहानी है, तो अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको हटा दूंगा। हाँ तो बच्चों, फोटोन की प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बात कर रहा था कि प्रॉपर्टीज क्या होती है फोटोन की। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक बात को बहुत बारीकी से समझते और सुनते चलना, क्योंकि इन पे बेस्ड ही क्वेश्चन बनते हैं। क्या कहा उसने, तो उसने कहा कि फर्स्ट प्रॉपर्टी कि फोटोन ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधी लाइन में चलते हैं वो विद द स्पीड ऑफ लाइट। फिर ध्यान से सुनना, जो फोटॉन्स होते हैं वो पार्टिकल नहीं होते, बेसिकली पार्टिकल उनको नहीं कह सकते, दैट आर एनर्जी पैकेट, यानी कि पैकेट ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी, एंड दे आर ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन।
एकदम सीधी लाइन में चलते हैं, गोली की तरह चलते हैं। और किस स्पीड से चलते हैं? तो स्पीड ऑफ लाइट से ही वो चला करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हुआ। सेकंड वो कहता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन, बेसिकली जो एनर्जी है फोटोन की, डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। किस फ्रीक्वेंसी का वो फोटोन है, उस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। एंड एनर्जी किस बात में डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। एंड इट डज नॉट चेंज विद चेंज इन मीडियम। अगर मान लीजिए मीडियम चेंज हो जाता तो मीडियम के चेंज होने से फोटोन की एनर्जी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ चेंज नहीं होता फोटोन की एनर्जी में। फोटोन की एनर्जी क्या रहती है? सेम रहती है मीडियम के बदलने से, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। और इससे आगे उसने क्या कहा? उसने कहा तो फिर क्या चेंज होता है? तो उन्होंने कहा विद द चेंज इन मीडियम स्पीड चेंज हो जाती है एंड वेवलेंथ चेंज हो जाती है, वेवलेंथ ऑफ द फोटोन चेंज, बट फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज। और फ्रीक्वेंसी पर क्या डिपेंड करती है? उसकी एनर्जी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज नहीं होती भाई? क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज द बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, अदरवाइज मीडियम के चेंज करने से, कुछ भी चेंज करने से फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। इसलिए एनर्जी भी चेंज नहीं होती फोटोन की किसी भी दूसरे मीडियम में जाने पर। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? वो कहता है फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कोई चार्ज वार्ज का चक्कर नहीं भाई, उसके अंदर एनर्जी पैकेट है, पार्टिकल भी नहीं कहते, एनर्जी पैकेट यानी कि बंडल ऑफ पैकेट है, बंडल ऑफ एनर्जी। बेसिकली वो ट्रैवल करता है, उसको इस तरीके से फ्रीक्वेंसी में टर्म्स में उसको एनर्जी मिलती है और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसका कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, कोई डिफेक्ट नहीं आता। भले इलेक्ट्रिक फील्ड बदले, मैग्नेटिक फील्ड बदले, कुछ भी चेंज हो, कोई डिफेक्ट नहीं आता है। अब उसके बाद उसने नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा? उन्होंने कहा टोटल एनर्जी, भाई टोटल एनर्जी जितनी फोटोन के पास है, एंड मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। ध्यान से सुनना मेरी बात, कंजर्व रहते हैं, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स आर नॉट। नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ फोटोन है ये कंजर्व नहीं रहते। मान लीजिए फोटोन यहां से आके इस दीवार से टकराता है, तो वो दीवार से टकराता है तो क्या हुआ भाई? उसके पास जो एनर्जी है, वो एनर्जी वहां पर कंजर्व रहेगी, उसमें किसी दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगी। मोमेंटम है, वहां पे फोर्स लगा के उसको देख लेगा, लेकिन वो फोटोन जो था वो गायब हो गया। अब फोटोन इस दुनिया में वो है क्या? नहीं। तो नंबर उसका कंजर्व नहीं है, बट जो आपका टोटल एनर्जी है, जो आपका मोमेंटम है, वो हमेशा कंजर्व है, वो कंजर्व रहता है। अब एनर्जी क्या है और मोमेंटम क्या है, बात यहां पर आके अटक जाती है कि कितना फोटोन के पास एनर्जी होता है, क्या एक कस्टम से उसके एनर्जी की बात करते हैं, उसका कुछ मास वास भी होता है या नहीं होता है, और अगर उसकी सारी चीजें हैं तो वो क्या क्या होती हैं। तो अगले 6-7 पॉइंट में मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सब थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा है, इसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट्स में 6 और 7 में एक्सप्लेन करता हूं कि क्या कहानी है मोमेंटम की और एनर्जी की। यस, तो न्यू प्रॉपर्टी अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नेक्स्ट वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सुनना। इससे बेस्ड में अभी आपको एक न्यूमेरिकल बेस सिखाऊंगा कि कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, क्या कहानी है। तो उसने कहा कि फोटोन डू नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। भाई साहब रेस्ट में वो होता ही नहीं। क्या होता है? अगर वो रेस्ट मास उसकी बात करें हम लोग कि उसके जो रेस्ट में मास है दैट इज 0, उसका मास 0 माना गया है। मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर, हम उसको सब बातों को प्रूव करेंगे। तो वो चलता है तो हम कहते हैं वेव है, टकराया तो कहते हैं हम लोग क्या है? फोटोन है। ये पूरी की पूरी कहानी बोली गई है उसमें। तो देखो क्या कहानी है ये कि एक फोटोन डू नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट, इट्स रेस्ट मास इज 0। तो उन्होंने कहा कि उसका कोई मास वास नहीं होता, लेकिन फिर भी तब हम कहते हैं वो जाके टकराया तो उसके पास क्या था? एक मोमेंटम था, एक एनर्जी थी, पूरी कहानी थी। तो वो मोमेंटम एनर्जी कहां से आ गई भाई उसको? तो हम क्या समझते हैं कि भाई हमेशा तब भी फोर्स लगेगी, तब भी मोमेंटम आएगा, तो कोई ना कोई मास होता है। उसका मास होता नहीं, लेकिन हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए क्या मान लेते हैं कि उसका कुछ इक्विवेलेंट मास है, उसका कुछ इक्विवेलेंट मास है, एंड दैट इक्विवेलेंट मास इज व्हाट? तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, उनकी जो कहानी थी आइंस्टाइन की, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था E = mc²। ये एनर्जी का फॉर्मेट है। अगर E = mc² है तो एनर्जी का फॉर्मेट हमें भी मालूम है कि क्या होता है? दैट इज इक्वल टू H × म्यू। भाई कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। यहां से अगर मान लीजिए मैं ये m निकालना चाहूं तो दैट मास इज इक्वल टू व्हाट? दैट मास इज इक्वल टू H μ/c²। कह सकते हैं हम लोग, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं जी। अच्छा इसको भी चेंज करें, क्या करते हैं? देखो ये तो क्या रहा? H म्यू को क्या लिख सकता हूं मैं? दैट इज C/λ, दैट इज व्हाट? दैट इज c² लैम्बडा। यहां से ये c² तो रहा ही, H v को म्यू को क्या लिख दिया मैंने? म्यू इज C/λ, C से C मर गया, दैट इज इक्वल टू व्हाट? H/c⁴ तो ये जो m है, इस m के हमने दो फॉर्मेट्स बनाए कि H/c⁴ भी कह सकते हैं उस इक्विवेलेंट मास को, और H μ/c² भी कह सकते हैं। ये हमने इक्विवेलेंट मास की बात की। तो बच्चों इस इक्विवेलेंट मास का यूज होगा एक न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चन करूंगा उसमें। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर ये मास है तो भाई मोमेंटम क्या? अब मोमेंटम की बात कर लेते हैं, मोमेंटम ऑफ दैट फोटोन। तो इसके मोमेंटम की बात करते हैं बच्चों। तो मोमेंटम
P इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है, दैट इज m इंटू सी। भाई यही होता है मोमेंटम, m इंटू वी बेसिकली, जो आपने पढ़ा था बचपन में कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसके पास वेलोसिटी है, तो उसके पास मास और वेलोसिटी दोनों है, तो क्या है, उसके पास मोमेंटम है। एंड व्हाट इज मोमेंटम, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू। तो अब यहां से कहानी बनी, दैट इज इक्वल टू m का फॉर्मूला क्या अपने पास, m इज बेसिकली h अपॉन सी लैम्डा इंटू सी। भाई ये तो सी तो साथ रहेगा, ये कट गया तो क्या है, दैट इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। देखो भाई मोमेंटम के फॉर्मूले में, तुम खुद ही देखो, मोमेंटम के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, वेवलेंथ लैम्डा आ रहा है, यानी कि वेव के पास भी मोमेंटम है। और वो फोटोन बेसिकली क्या है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि भाई साहब फोटोन जाके फोर्स लगा रहा है, धक्का लगा रहा है, दैट इज मोमेंटम होगा उसका। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बना, h अपॉन लैम्डा। यहां पर इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या बना, h अपॉन सी लैम्डा, और इट h म्यू अपॉन सी स्क्वायर। बच्चों ध्यान सुनना, इसको मैं एक बात से और प्रूव करता हूं। भाई हम लोगों ने ये पढ़ा था 11th क्लास में, हमने कहा था कि भाई कि जिसके पास मास होगा उसी के पास मोमेंटम होगा, जिसके पास वेलोसिटी होगी उसी के पास मोमेंटम होगा। ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज कर दिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा भाई P इज इक्वल टू mv होता है। भाई हमने मान लिया, बहुत अच्छी बात है भाई, होता है, बहुत अच्छी बात। अब अगर मैं इसको v से मल्टीप्लाई कर दूं और मैं इसको v से डिवाइड कर दूं, तो मेरे को दिक्कत क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर हम यहां से बात करें तो दैट mv स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, भाई एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, भाई हमने पढ़ा था हाफ mv स्क्वायर। अरे तुम हाफ छोड़ो यार, हाफ की कोई बात नहीं है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, mv स्क्वायर। दैट इज व्हाट, दैट इज एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या, वेलोसिटी। तो उन्होंने कहा भाई मोमेंटम होने के लिए जरूरी है वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी हमें चाहिए, ये बात पक्की है, लेकिन मास ही चाहिए ऐसा नहीं कह सकते, एनर्जी से भी काम चल जाएगा। भाई अगर लाइट की बात करूं तो लाइट के पास क्या है, लाइट के पास क्या है, लाइट के पास एनर्जी है। वो एनर्जी क्या कर रही है, वहां से ट्रेवल करते भी आ रही है। तो अगर वो एनर्जी वहां से ट्रेवल करते हुए आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी अपॉन वेलोसिटी इज बेसिकली मोमेंटम। एंड एनर्जी कितनी अपनी, तो दैट एनर्जी इज दैट इज h म्यू। और वेलोसिटी कितनी है, पहली प्रॉपर्टी में सीखा था, वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव, लाइट रे कितना, लाइट की कितनी वेलोसिटी होती है, c। एंड दैट h म्यू इज रिटन एज व्हाट, दैट इज c अपॉन लैम्डा। और यहां से ये क्या है, एक c है, इसी से c मर गया, दैट इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। यार कमाल की बात है, तुम्हें कोई दिक्कत क्या, बिल्कुल भी नहीं सर। तो यहां से हमारे पास एक और रिजल्ट निकल के आता है, एंड दैट रिजल्ट, एक और रिजल्ट मतलब एक दूसरा मेथड निकल के आता है रिजल्ट का, कि मोमेंटम इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। तो बच्चों यहां से जो मैं बात आपको बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, इनमें से आपको ये क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा कि भाई ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन है, वो क्या क्या प्रॉपर्टी फोटोन की होती है, और उन प्रॉपर्टीज को कैसे कैसे डील डिस्कस किया जाता है। अब इसे वैसे क्वेश्चन छोटा सा हम समझते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं इसको हटा रहा हूं और सेकंड नोट ले ले बच्चों आप, फिर मैं इसको हटाऊंगा, इसमें क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, उन्होंने कहा कि भाई मान लीजिए कोई भी फोटोन है और वो फोटोन किसी h हाइट से आ रहा है, h हाइट से आ रहा है मतलब किसी h हाइट पर है वो, तो उस h हाइट पर उसकी कोई फ्रीक्वेंसी है, और अगर उस h हाइट पर उसकी कोई फ्रीक्वेंसी है, तो भाई अब उस फ्रीक्वेंसी के बारे में उसको बात करनी थी कि भाई फ्रीक्वेंसी h हाइट पे कितनी, उन्होंने कह दिया भाई h हाइट पे फ्रीक्वेंसी उसकी म्यू है। अरे सर बताओ ना, क्या बोले जा रहे हो आप, तो हाँ मैं बताता हूँ, रुको अभी इसको हटा दूं मैं एक बारी। क्या कहा उन्होंने कहा कि कोई फोटोन है, वो तब ऐसे ऊपर आ रहा है, ऊपर से चला हुआ आ रहा है, यानी कि h हाइट पे तब वो अर्थ से है, अर्थ से तो वो h हाइट पर है, तो उसकी कोई फ्रीक्वेंसी, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज म्यू। तब वो h हाइट से गिर के यहां पे जमीन पे आके गिरा, अर्थ पे आके गिरा, तो व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी अगर उसकी फ्रीक्वेंसी यहां पर म्यू है। तो जस्ट आपको ये आंसर बताना है। अब आप सोच रहे होंगे यार क्या करें, सेम रहेगी सर, चेंज होगी सर, नहीं होगी सर। आइए मैं आपको समझाता हूं कि क्या होगा उस कंडीशन में। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहां पे, तो एनर्जी एट हाइट h, एनर्जी एट हाइट h कितनी होगी भाई, इसके पास दो तरह की एनर्जी, एक तो इसके पास mgh पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज mgh, mgh। दूसरे इसके पास जो फ्रीक्वेंसी इसके पास है, तो फ्रीक्वेंसी तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी में मतलब फ्रीक्वेंसी में एनर्जी छिपी होती है, तो उसके पास एक एनर्जी ये भी, एक एनर्जी ये भी होगी, दैट इज व्हाट, दैट इज h। फ्रीक्वेंसी कितनी भाई, म्यू। दैट इज द एनर्जी, टोटल एनर्जी एट हाइट h। अब यहां पे बात कर लेते हैं, यहां पे भाई कितना है, तो यहां पे अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी एट अर्थ कितनी है, तो यहां पे एनर्जी, तो उसके पास कोई हाइट वाइट नहीं है, तो इसका मतलब कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, और कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो क्या, तो यहां पे हम कहेंगे उसके पास तो केवल h म्यू डैश, केवल यही एनर्जी है। अब हमने ये बात पढ़ी थी कि भाई जब फोटोन किसी से भी आके टकराता है,
किसी भी सरफेस से आकर टकराता है या फोटोन कहीं भी कोलाइड करता है तो उसका नंबर भाड़ में जाए, बिगड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका एनर्जी कंजर्व रहता है। इफ एनर्जी कंजर्व देन व्हाट, देन इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो उसका इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इनिशियल एनर्जी कितनी है इसकी, तो इनिशियल एनर्जी आपके पास है सब एच म्यू प्लस mgh। फाइनल एनर्जी कितनी होगी, दैट इज एच म्यू डैश। क्या निकालना है, म्यू डैश। एच को कहां, उधर ले जाओ। अब फिर यहां से सोचने वाली बात है कि किस तरह से उसको चेंज कर लिया। एम का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या, अच्छा अभी हमने इक्विवेलेंट मास पढ़ा। एंड व्हाट अबाउट दैट इक्विवेलेंट मास, तो दैट इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू बेसिकली क्या था वो, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच लैम्बडा। हमने पढ़ा था ना वो पूरा का पूरा। तो यहां से क्या हो गया, दैट एम इज इक्वल टू एच म्यू बाय सी स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आपको याद होगा, अभी तो पढ़ा है। एम सी इज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूले में हमने क्या निकाली, एम निकाली, तो पुट कर देते उसकी वैल्यू एच म्यू प्लस एम की वैल्यू कितनी है, दैट इज एच म्यू बाय सी स्क्वायर, साथ में कौन जी और कौन एच, दैट इज इक्वल टू एच म्यू डैश। भाई इस कहानी को और आगे बढ़ाया जाए तो यहां से एच और एच बाहर आ जाते हैं, तो ये तो एच मर गया, खत्म करते हैं इसको। यहां से और क्या कॉमन आ गया, तो यहां से कॉमन आ गया भाई साहब आपका म्यू। यहां से क्या बचता है, यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा केवल 1। फिर उसके बाद क्या बचा, प्लस का साइन। यहां से भी बाहर चल गया तो ये क्या है, जी एच बाय सी स्क्वायर। एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज म्यू डैश। जो नई फ्रीक्वेंसी है जमीन से टकराने पर, दैट फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी एट हाइट h इंटू 1 प्लस जी एच बाय सी स्क्वायर। ये पूरी की पूरी हमने क्या पढ़ा, हमने उस एनर्जी कंजर्वेशन वाली बात की। हमने उसको सीखा कि किस तरीके से हम लोग हाइट पे बात करते हैं, किस तरीके से हम लोग अर्थ पे आ गया फोटोन उसकी बात करते हैं। ये पूरी कहानी में आपको कंजर्वेशन यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन के बारे में बातें की हुई थी। तो प्लीज आप इसे लिख लीजिएगा। इससे आगे फिर मैं अगले टॉपिक पर आता हूं कि क्या टॉपिक हम इसके बाद फोटोन का स्टडी करने वाले हैं, फोटोन के बारे में क्या और एक्स्ट्रा चीज सीखने वाले हैं। अच्छा, फोटोन की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर लगी, फोटोन की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या उस वजह से हमने क्वेश्चन भी डील किया। अब हम बात करते हैं कि भाई अगर मान लीजिए नंबर ऑफ फोटोन आएंगे कहां से, कौन निकालेगा, कौन सोर्स है जो फोटोन निकालेगा। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक सोर्स एस है, इस बारे में जरा बात कर ही लेते हैं। अब जब पढ़ने लगे हैं पूरी कहानी सीखते हैं हम, सारी बातें मैं आपको सिखाने वाला हूं भाई। ये एक सोर्स है, तो ये सोर्स कंटिन्यू क्या कर रहा है, ये फोटोन एमिट कर रहा है, ये फोटोन ऐसे बाहर निकले जा रहे हैं। तो ये फोटोन जैसे बाहर निकल रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कितने निकलते हैं, ये हम नंबर निकालना चाहते हैं कि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कितने एमिट होते हैं। तो भाई अगर मान लीजिए मैं आपको फोटोन बनाने की बात करूं तो मेरे पास माचिस नहीं है। अब माचिस की तिल्ली से जलाइए, माचिस की तिल्ली जलाएंगे तो क्या होगा, वहां से एनर्जी निकलेगी, मतलब एनर्जी होगी और उससे क्या फोटोन आप तक आएंगे। तो फोटोन बनाने का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने एक सोर्स लिया, उससे फोटोन निकालने हैं। तो उस सोर्स की हमें मान लीजिए पावर दी हुई है, तो इस सोर्स की पावर मान लीजिए P दी हुई है, दैट इज P वॉट। ठीक है भाई, कोई दुविधा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी यहां से जो P वॉट का एक सोर्स है, वहां से जो भी एनर्जी एमिट हो रही है, जो भी यहां से वेव रे निकल रही है, दैट इज वेवलेंथ लैम्बडा। लैम्बडा इज व्हाट, लैम्बडा इज वेवलेंथ। कोई दिक्कत नहीं भाई। अब यहां से अगर ये लैम्बडा वेवलेंथ है, तो अब उसके पास टोटल एनर्जी की हम बात कर ले तो एक फोटोन के पास एनर्जी कितनी है, तो एक फोटोन के पास एनर्जी होगी साहब, दैट इज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी इज h c बाय लैम्बडा। कोई दिक्कत नहीं यहां पे, यानी कि तुम लोग और अच्छे से समझोगे, दैट इज h फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मच। अगर ये एक फोटोन की एनर्जी है तो अपने पास कितने फोटोन निकल रहे होंगे, बहुत फोटोन निकल रहे होंगे। मान लीजिए n is what, n is number of photon per second, number of photon emit per second, इसको हमने मान लिया n। तो यहां से टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट टोटल एनर्जी इज मल्टीपल ऑफ n, दैट इज व्हाट, मल्टीपल ऑफ n। तुम्हें कोई दिक्कत क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं भाई। तो यहां से पावर जो है वो पावर ऑफ सोर्स बेसिकली क्या मानते हैं हम लोग, तो पावर ऑफ सोर्स इज इक्वल टू व्हाट, जितने वहां से फोटोन निकले, जितने वहां से फोटोन पर सेकंड निकले, एन कहूंगा मैं उसे, जितने फोटोन वहां से निकले पर सेकंड इनटू एनर्जी ऑफ पर फोटोन। भाई एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, एक फोटोन की एनर्जी hc अपॉन लैम्बडा।
कितने फोटोन पर सेकंड निकले, एन। तो ये पर सेकंड वाली बात यहां पे हो रही है। अगर पर सेकंड की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी, टोटल एनर्जी पर सेकंड। और टोटल एनर्जी पर सेकंड क्या होती है, पावर। भाई समझ गए ना तुम लोग, भाई पावर इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज एन इंटू ई। एन इज व्हाट, टोटल एनर्जी, और एन में क्या छिपा है, पर सेकंड। तो यहां पे क्या आ गया, पर सेकंड, तो पावर इज एनर्जी अपॉन सेकंड। तो यहां से एन निकालना था, तो एन इज इक्वल टू दैट, एन इज इक्वल टू पी बाई ई। कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तुम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये मैंने क्या कहा, फोटोन एमिटेड पर सेकंड निकाला। अब फोटोन एमिटेड पर सेकंड का फॉर्मूला ये बन गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब साथ साथ में मैं एक बात और पढ़ा देता हूं। एक बात क्या पढ़ा देता हूं, इंटेंसिटी। अगर मैं इंटेंसिटी की बात करता हूं, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू पी अपॉन एरिया। कैसे पी अपॉन एरिया, भाई मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक सरफेस एरिया है, इस पे यहां से ऐसे कैसे की गोली चल रही है कि नहीं, फोटॉन्स आ रहे हैं गोली की टर्म्स में, तो फोटोन यहां पे आके टकराए। अब जितने भी एरिया पे वो आके टकराते हैं भाई, ये मान लीजिए एरिया इसका ए है, तो कितनी पावर है टोटल उसके पास, तो इंटेंसिटी वही तो थी, चमक, कितनी ज्यादा उसके पास चमक है। तो पावर जितनी एरिया में बटी हुई है, तो पावर अपॉन एरिया इज व्हाट, इंटेंसिटी। अब इस पावर को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी का हमने कन्वर्ट कर ही लिया है, तो क्यों ना हम इस इंटेंसिटी को एनर्जी के साथ रिलेट कर दें, क्यों ना हम इस इंटेंसिटी को एनर्जी के साथ रिलेट कर दें। बच्चों ध्यान से सुना मेरी बात। तो I इज इक्वल टू व्हाट, दैट I इज इक्वल टू P रिटन एज व्हाट, P इज NE बाय A। व्हाट इज E? E इज नथिंग बट इट्स HC बाय लैम्डा। अब यहां से इंटेंसिटी आई जिसका हम जिक्र करते थे वेव ऑप्टिक्स में, उसके बारे में थोड़ा से खुला से खोने स्टार्ट हो गए हैं। एन एच सी बाय लैम्डा इंटू ए। ये इंटेंसिटी किस किस बात पे डिपेंड करती है, तो इंटेंसिटी डिपेंड करती है सबसे पहले तो नंबर ऑफ के बारे में बात करती है, कितने नंबर ऑफ बेसिकली वहां से जो भी ऑफ इलेक्ट्रॉन या जो भी निकलेंगे उसके बारे में, और दूसरा उसकी वेवलेंथ की। अगर हम वेवलेंथ बढ़ा देंगे किसी की भी, अगर हम वेवलेंथ बढ़ा देते हैं तो वेवलेंथ बढ़ा देने से उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। एक बात यहां से निकली, थोड़ा 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 मैं आपको कहां लेके चल रहा हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ लेके चल रहा हूं मैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो कैसे लेके जा रहा हूं मैं, कि भाई उसका लैम्डा चेंज करेंगे तो इंटेंसिटी चेंज होगी। एरिया मान लीजिए कांस्टेंट है, सी तो कांस्टेंट है, एस तो कांस्टेंट है, नंबर चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो भी इंटेंसिटी चेंज होगी। यानी कि इंटेंसिटी नंबर से डायरेक्ट रिलेटेड है और वेवलेंथ से कैसे इनवर्स रिलेटेड है। तो यहां से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। अगले टॉपिक हम लोग सीखेंगे अपने, कौन से अगले टॉपिक सीखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टॉपिक्स क्या क्या हैं, किस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, वो सारे का सारा यहां से हम इंटेंसिटी के साथ समझेंगे, सीखेंगे। लेकिन मैंने आपको यहां पे एक नया फॉर्मूला सिखाया, इस फॉर्मूले बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल डील कर लेते हैं, और उस न्यूमेरिकल के बाद फिर हम उस पार्ट पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आपके सामने एक न्यूमेरिकल रिफ्लेक्ट होगा, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो बच्चों स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, और आप इस इलस्ट्रेशन को, इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, क्या क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, उन्होंने कहा कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड इन 10 आवर्स, 10 घंटे में 10 आवर्स बाय अ 60 वॉट बल्ब ऑफ वेवलेंथ दिस मच। कितने सारे फोटोन निकलेंगे, वो नंबर ऑफ फोटोन एन की वैल्यू निकालनी है। इसका आंसर आता है बच्चों ये, प्लीज आप लोग जल्दी से ट्राई करेंगे एक बारी, आपसे होता है तो अच्छी बात, नहीं तो मैं करता हूं। चलिए मैं सॉल्व करता हूं, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है यार। अब यहां से अगर मान लीजिए मुझे वो कहता है कि भाई कितनी एनर्जी पर फोटोन है, एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, तो आप सिंपली अपना जो फंडा लगाना स्टार्ट कर दो। भाई वेवलेंथ किसमें दी है, एंगस्ट्रॉम में। भाई हमने एनर्जी का फॉर्मूला सीखा था, हाँ सीखा था, क्या सीखा था भाई, 12400 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। कितनी है भाई, 6200। भाई कोई दिक्कत क्या, नहीं ना, 6200 तो कितना है यहां से, दैट इज 2। किस में आएगी भाई ये एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा एनर्जी जूल में चाहिए तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, इन जूल की बात कर लेते हैं, ठीक है, इन जूल की बात कर लो। कितनी एनर्जी है, दैट E इज इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहां से सॉल्व किया तो कितना आया, दैट इज 16 दूनी 32, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अच्छा जी, भाई नंबर ऑफ फोटोन निकालना है, भाई याद करो क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है इनका। अच्छा जी, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है साहब पावर अपॉन एनर्जी पर फोटोन।
अगर ऐसी बात है तो जरा निकाल लीजिए भाई। पावर कितनी भाई, पावर 60 वॉट है। अच्छा कितनी देर तक जला के रखा है उसने, तो बोला 10 घंटे तक। ओहो घंटों में बात नहीं करते भाई, तो कैसे बात करते हैं, तो चलो ठीक है उसको 3600 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अच्छा जी अब क्या करें, अब एनर्जी कितनी है उसकी, तो साहब उसकी एनर्जी है 3.2 इंटू 10⁻⁹। सॉल्व करना, आंसर 6.75 इंटू 10⁻24 ही आएगा। तो मेरे को दिक्कत क्या यार, मुझे नहीं लगता मेरे को दिक्कत होगी। बहुत सिंपल सा, एक बहुत बेसिक सा, एक्चुअली जो आज मैंने पूरा पढ़ाया उसका रिवीजन तुम्हें दे दिया। तो प्यारे बच्चों अगर आपको ये बातें समझ आ रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो जरूर आप इस वीडियो को शेयर करें। और एक रिक्वेस्ट मेरी और है, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि कौन कौन वीडियो कहां से देख रहा है। जरूर अगर आप हो सकता है तो अपना नाम लिख दीजिए कि यहां से वीडियो देखी आपने, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ लोग कहां से देख रहे हैं। तो इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इसी तरीके से डिटेल में हर एक पॉइंट, हर एक वर्ड डिस्कस करते हुए सीखने वाले हैं। तो बच्चों जुड़े रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।